पूरी जीवन यात्रा के जो जरूरी पड़ाव हैं उनको समझना, मतलब उनके जन्म और संघर्ष से लेकर उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों तक, फिर राष्ट्रपति पद और यहाँ तक कि उनके अंतिम क्षणों तक। सही कहा, एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काफी चुनौतियों से, लेकिन साथ ही बड़े सपनों और आसमान छूने की जिद भी दिखती है। बिल्कुल। सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों की बात करते हैं। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। पूरा नाम था अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। हाँ। उनका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता जैनुलाब्दीन वो नावों का कुछ काम करते थे और माँ आशियम्मा एक गृहिणी थी। घर में पैसों की थोड़ी तंगी तो थी, लेकिन कहते हैं संस्कार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। और ये जो शुरुआती अनुभव थे ना, उन्होंने ही उन्हें घड़ा। मतलब जानकारी मिलती है कि छोटी उम्र में ही पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उन्हें अखबार बेचने पड़े और भी छोटे मोटे काम। हाँ, मैंने भी पढ़ाई है। ये दिखाता है कि कितनी कम उम्र में उनमें वो मेहनत और जिम्मेदारी वाली भावना आ गई थी। अभाव थे, पर घर का माहौल जो था वो धार्मिक सौहार्द और अनुशासन वाला था, जिसका उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। बिल्कुल। और बचपन की वो एक छवि है ना जो मन में आती है कि समुद्र तट पर घंटों बैठकर आकाश और उड़ते हुए पक्षियों को देखना और सोचना एक दिन मैं भी उड़ूंगा। ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना लगती है क्या, या आपको लगता है यहीं से उनके वो एरोनॉटिकल सपनों की नींव पड़ रही थी? नहीं, ये महज कल्पना नहीं थी मेरे ख्याल से। ये उस गहरी जिज्ञासा और एक महत्वाकांक्षा का संकेत है जिसने आगे चलकर उनके वैज्ञानिक जीवन को दिशा दी। प्रकृति से, खासतौर पर उड़ने वाली चीजों से प्रेरणा लेना, ये उनके भविष्य के जुनून का एक शुरुआती बिंदु था। अच्छा। ये दिखाता है कि बड़े सपने देखने के लिए ना बड़े साधनों की नहीं, बड़ी सोच की जरूरत होती है। सही बात है। तो बचपन की ये जो उड़ान की ख्वाहिश थी, ये उन्हें शिक्षा की दुनिया में कैसे ले गई? उनका पढ़ाई का सफर भी, जैसा पता चलता है, काफी संघर्ष भरा रहा। हाँ, आसान नहीं था। रामनाथपुरम श्वार्ट्ज स्कूल से शुरुआती पढ़ाई, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया उन्होंने 1954 में, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जी। यहीं पर वो एक बहुत ही दिल को छूने वाली घटना का जिक्र आता है कि MIT की फीस काफी ज्यादा थी, पैसे कम पड़ गए, तो उनकी बहन ने अपने सोने के कंगन और जंजीर वो गिरवी रख दिए थे। उन्होंने उनके इरादों को और ज्यादा मजबूत कर दिया था। बिल्कुल। और ये वाकया सिर्फ पैसों की कमी या पारिवारिक त्याग की कहानी भर नहीं है। ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनका जुनून कितना गहरा था और कैसे निजी संघर्ष जो होते हैं वो बड़े संकल्पों को जन्म देते हैं। बहन का ये त्याग उनके लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं थी, बल्कि एक तरह की भावनात्मक और नैतिक प्रेरणा बन गया। ये उस जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है जो उनके पूरे जीवन में नजर आती है। सही। तो MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ। 1958 में वे DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन उससे जुड़े। जी। और फिर 1969 में वे ISRO आ गए, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो भारत का मुख्य अंतरिक्ष संस्थान है। ये उनके करियर का एक अहम मोड़ कहा जा सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था उनके करियर में। इसरो में उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 उसके विकास में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर बहुत अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। और इसी यान ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। ये भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त। हाँ, बहुत बड़ी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि SLV-3 की सफलता सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इसने भारत को उन गिने चुने देशों के समूह में शामिल कर दिया जो अपने उपग्रह खुद लॉन्च करने की क्षमता रखते थे। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था और इसने भविष्य के जो बड़े अंतरिक्ष मिशन थे उनकी नींव रखी। सही। डॉक्टर कलाम इस सफलता के केंद्र में थे और इसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर